गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्लस टू क्लास में वितान का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जूझ, और जिसको लिखने वाले लेखक का नाम है आनंद यादव। जूझ का मतलब होता है संघर्ष, किसी चीज़ के लिए जूझना, संघर्ष करना। तो इसमें लेखक ने एक होनहार बालक का वर्णन किया है कि वो पढ़ने के लिए कितना तड़पता था। तो पाठशाला जाने के लिए उसका मन तड़पता था, लेकिन उसके दादा उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। ठीक, वो उनके सामने हिम्मत नहीं कर सकता था इस बात की कि वो ये कहें कि मेरे को पाठशाला जाना है और मुझे पढ़ना है। उसके पिताजी का कहना ये था कि पढ़ के कौन सा नौकरी लगनी है, इसलिए खेत का काम करो। लेकिन वो क्या सोचता था, उसे विश्वास था कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा काम करूँगा, नौकरी लगूँगा। तो वो कह रहा था कि जो उसके बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। वह खेती में उसे लगाना चाहते थे, लेकिन वो चाहता था कि मैं पढ़ जाऊँगा तो मुझे कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक दिन मन बनाया कि मैं खेत में ही ये कोल्हू चलाता रहूँगा, ठीक है, यही काम करता रहूँगा मैं। तो मैं अपनी पढ़ने की बात है वो मैं अपने दादा से ना करके मैं अपनी माँ से उसकी बात करता हूँ। तो उसकी माँ ओपले बना रही थी, ठीक है, वो वहाँ पर उनको साथ के साथ बाल्टियाँ भर भर कर पानी दे रहा था। तो वह अपनी माँ के पास बैठ जाता है और उसने अपनी सारी बात दिल की अपनी माँ को बताई कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ये बात अगर तेरे पिताजी को पता चल गई तो वो तुझे बहुत मारेंगे। लेकिन उसने कहा कि माँ, मेरा पढ़ने का बहुत दिल करता है, मैं पढ़ूँगा, मैं सारी उम्र खेत में ही काम नहीं करूँगा। तो वह कहते हैं कि इस बारे में हमें जाकर राव देसाई जी के पास बात करनी चाहिए। तो वो माँ बेटा दोनों मिलकर राव देसाई के पास चले जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इसका पिता खुद निकम्मा है, सारा दिन इससे काम करवाता है और खुद सारा का सारा दिन घर से किसी के बाहर पड़ा रहता है। तो हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप उसे समझाओ, ठीक है, अपने पास बुलाओ और उसे इसके पढ़ने के लिए बात कहो। तो राव देसाई को बहुत गुस्सा आता है उसके बाबा पर। वो कहता है तुम उसे मेरे पास भेजना। तो जब वो घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि आपको राव देसाई ने बुलाया है। यह सुनकर उसका पिता खुश होता है कि उन्होंने मुझे याद किया। वो उन्हें मिलने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर राव देसाई ने ये कहा था कि तुम भी अपने पिता के पीछे आ जाना। तो वो भी आधे घंटे के बाद उसके पीछे वहीं चला जाता है। तो राव देसाई जी उससे पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो उसने कहा मैंने चौथी ही पास की है, मैं 5वीं क्लास में स्कूल में नहीं गया। मेरे पिताजी मुझे खेत का काम करवाते हैं और मुझे पढ़ने के लिए स्कूल या पाठशाला में कहीं भी नहीं भेजते। तो उस पर राव देसाई जी उसके पिता को बहुत डांट लगाते हैं। तो उसका पिता बहाना लगाता है कि ये पढ़ता नहीं है, ये निकम्मा है, सारा दिन गलियों में घूमता है। तो राव देसाई कहते हैं नहीं, तू इसको पढ़ाएगा, कल इसको पाठशाला भेजेगा, इसकी फ़ीस भरेगा। वो उसको लेखक को कहते हैं कि अगर तेरे पिताजी तुझे स्कूल ना भेजे तो तू मेरे पास आ जाइयो, मैं तेरी सारी फ़ीस भरूंगा और तुझे स्कूल पढ़ने के लिए भी भेजूंगा। तो उसके पिता ने ये शर्त रखी कि मैं इसे स्कूल भेजूंगा, लेकिन पहले ये सारा काम 11 बजे तक खेत का सारा काम करके जाएगा। तो वो तैयार हो गया कि मैं सारा काम कर कर जाऊँगा। तो उसे पाठशाला में जाकर 5वीं कक्षा में बिठा दिया गया। वो पढ़ने में बहुत मन लगाने लगा, ठीक है। 2 लड़के उसकी गली के भी थे। तो वो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखता था अपनी। वो 11 बजे तक खेतों में काम कर कर और उसके बाद पाठशाला पढ़ने जाता था। वहाँ पर वो एक मराठी अध्यापक भी थे जो उसे पढ़ाते थे। उस मराठी जो अध्यापक थे उसे कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था। तो उनको जब भी वो देखता कविताएं लिखते तो उसे भी बहुत खुशी होती। तो उसने भी लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने कविताओं को गाना भी शुरू कर दिया। जब वो खेत में काम करता था या तो वो पत्थरों पर अपनी कविता लिखता था, अगर पेन या कागज़ उसके पास नहीं होता था, या पेड़ों पर अपनी कविताओं को लिखता था। नहीं कुछ मिलता था, वो भैंस के ऊपर ही अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर देता था।
तो मास्टर जी को उसकी कविताएं बहुत पसंद आती थी, वो उनसे कविताएं लिखवाता रहता था। स्कूल में भी उसने काम बहुत अच्छा किया, ठीक है। वो धीरे धीरे स्कूल का सारा काम करने लगा और क्लास का मॉनिटर भी बन गया। तो पढ़ने का उसे इतना शौक़ था और कविता लिखने का इतना शौक़ था कि वो लिखता ही गया। बहुत बार तो सवेरा होने तक वो बहुत सारी कविताएं लिख देता और मास्टर जी के घर उसे दे आता, जिस पर उसे मास्टर जी की बहुत शाबाशी मिलती। बोलते बोलते मास्टर जी कवि की भाषा कैसी होती है वो उसे सब समझाते थे, कहाँ छंद आने चाहिए, कहाँ पे तूने किस शब्द का प्रयोग करना है, संस्कृत भाषा का उपयोग करना है, ठीक है। जाति, छंद की जाति कैसे पहचानी जाती है, उसे कैसे लय में गाया जाता है। तो वो अध्यापक उसे ये सब कुछ बताते थे। कवि को शुद्ध लेखन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके नियम क्या होते हैं, उसे क्या अनुभव होता है, ठीक। तो उन्होंने एक नई तरह की कविताएं सुनाई तो उसे लगा कि ये बहुत अच्छी कविता बनेगी। फिर तो सारे दिन उसे दिशा में सिर्फ यही कोशिश चलती रहती कि वो अच्छी से अच्छी कविताएं लिखे। मेरी मराठा भाषी जो भाषा थी, वो कह रहे हैं लेखक कि वो सुधरने लगी धीरे धीरे, ठीक है। मास्टर जी के मैं बहुत नज़दीक पहुंच चुका था, ठीक। तो लिखते समय मैं बहुत सचेत रहता था क्योंकि अब उन्होंने मुझे कविता लिखने का सारा ज्ञान दे दिया था। मुझे छंदों की, लय की, सब चीज़ों की पहचान होने लगी थी, यानी कि शब्दों का मुझे नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में मेरे कोई मधुर बाजा बजा रहा है। तो ये बेटा आपका लेसन था, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट प्लस लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।